हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा डे 2 है। डे 2 आपकी एक प्रैक्टिस को आगे ले जाने के लिए, डे 2 आपको उस पोस्ट पे आगे ले जाने के लिए। ठीक है, आई होप आपने डे 1 वाली जो वीडियो है, आपने जो रियल क्वेश्चन पेपर था हमारा 2016 का सेट 1, आई होप आपने अपने उसको कंप्लीट किया है, देखा है और आपको हेल्प हुई होगी, समझ में आया होगा। ये डे 2 है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, ये चीज़ें आपके साइड से ज़रूर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, ये 3 काम करने हैं आपको। कितनी टाइम लगेगा करने में? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज की हमारी क्लास है प्रैक्टिस सेट डे 2 और ये भी एक्चुअली में रियल क्वेश्चन पेपर है 2016 का, ये रियल क्वेश्चन पेपर है। और आप कैसे रेफर करेंगे? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, टेलीग्राम के लिंक में से आप ज्वाइन करके वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज ये एमबी पब्लिकेशन बुक का सेट नंबर 2 है ऑफ 2016 ईयर। डन। तो आप जैसे भी प्रीफर करें आप वैसे वहाँ से अपना पीडीएफ ले सकते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा, थोड़ा सा इसे और ऊपर करें। आज का हमारा पहला शब्द हमें बताना क्या है? मीनिंग बताना है। क्या बताना है हमें? इसका मीनिंग बताना है। पेन पे टच किया है? चलिए, तो हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है। मीनिंग में अगर आपको इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, यानी आपको इसका सिनोनिम बताना है। अब पहले तो आपको इस शब्द का खुद का ओरिजिनल मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? इस शब्द का मीनिंग होता है जब किसी देश में इलीगल तरीके से या तो सामान लिया जाता है या सामान बाहर भेजा जाता है इलीगल तरीके से। ठीक है, जो इलीगल तरीके से सामान का लेन देन होता है जिसे हम इलिसिट कहते हैं, इलीगल कहते हैं। तो इलीगल तरीके से जब सामान को आप इधर से उधर कर रहे हैं, इलीगल, इलीगल होता है ये काम। आप एक देश से दूसरे देश में जो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो आपका गवर्नमेंट के फॉर्म में नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, वो इलीगल है। ठीक है, जो चीजें मना है आपको वो चीजें नहीं करनी है, वो चीजें एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, राइट। आपका इलिसिट है, वो चीज मना है और उसके बावजूद भी हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, एक से जगह दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? स्मगल्ड। स्मगल करना मतलब इसको हिंदी में आई थिंक क्या बोलते हैं? तस्करी करना। यस, तो तस्करी करना मीन्स, तो तस्करी इज ऑल अबाउट इलीगल थिंग्स ना, योर एक्शंस आर इलीगल। तो स्मगल्ड करना हुआ आपको, आई थिंक ये कॉन्ट्राबैंड मतलब समझ में आया। कॉन्ट्राबैंड का मतलब हुआ इलीगल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इलीगल तरीके से जो काम किया जाता है उसको कहते हैं। एंड स्मगल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वर्ड। बेफल्ड, बेफल्ड का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा पजल्ड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा पजल्ड होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक है, कंफ्यूज्ड होना, जब आप बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उसको कहते हैं बेफल्ड। ओके, मैं इसमें टिक नहीं करती कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। जगल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक ही टाइम पे संभाल रहे होते हैं। जैसे कि अब हर एक इंसान की लाइफ में एक से ज्यादा रोल ही वो प्ले कर रहे हैं। जैसे अभी हम टीचर हैं, यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाहर में और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एक से ज्यादा एक्टिविटीज को, तो जो हम एक साथ में काम कर रहे होते हैं, दैट इज जगल्ड। एंड समटाइम आपने देखा होगा कि मेले वगैरह में होता है कि एक जोकर वगैरह होता है,
वो एक टाइम पे 3 से 4 बॉल एक साथ उछाल रहे हैं और उनको एक साथ में कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जगल, लाइक यू आर कंट्रोलिंग 2 और more than 2 activities at the same time, that is called juggle. Now buggle का मतलब होता है चोरी, घुस, जैसे आपके घर में जबरदस्ती घुस के चोरी कर ली गई है ना, तो उसको कहते हैं। जैसे प्लेंडर, प्लेंडर मतलब लूट, लूट भी हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब क्या करना, चोरी करना ना। तो ये मतलब हुआ इस शब्द का। आई होप आपको ये चारों मतलब क्लियर हुए होंगे। और ये कॉन्ट्राबेंड का मतलब क्या होता है, इलीगल तरीके से काम करना, और वही होता है स्मगलिंग, दैट इज स्मगल्ड। स्मगल्ड ये हमारा सिनोनिम हो गया है, और ये बाकी सारे शब्द हैं, इनके ये मीनिंग है। इस तरीके से हमने पहला शब्द किया आज का, और आई होप आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आपने सीखा है। आपको एक काम जरूर करना है, और वो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। आप देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस के दौरान ही अगर आप 50 से 100 सेट को बहुत सीरियसली अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते करते हैं, एक एक चीज को चलेंगे, आप ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाएंगे। आप जहाँ 25 में से 10 से 15 नंबर आपसे प्रैक्टिस के दौरान ही लाने शुरू हो जाएगा आपका, ये 50 से 100 सेट लगाते लगाते ही। हाँ, बट 50 से 100 लगाने की आपके अंदर ये पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है जी? सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखते ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये ऑपोजिट पूछ रहा है। ऑपोजिट पूछ रहा है, तो जो ये शब्द है आपका लीनियंट, इस लीनियंट का आपको एक ऑपोजिट मीनिंग बताना है। लीनियंट मतलब बहुत लीनियंसी कहते हैं ना, पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स बहुत लीनियंट होते हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो लीनियंट पेरेंट्स कैसे होते हैं कि कोई बात नहीं ना, जो जाने देते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होते, हर बात को लेके बहुत, हर बात को लेके परेशान, मतलब आपको गुस्सा नहीं करते हैं ना। लीनियंसी, लीनियंट मतलब बहुत इजी गोइंग है। लीनियंट मीन्स वेरी इजी गोइंग ना। जैसे कि आपके फॉरगिविंग हो गए, माफ कर देने वाले हैं वो। अच्छा, सॉलिड, सॉलिड का तो मतलब एक ठोस होता है, ठोस से इसका कोई मतलब नहीं है। स्टोइक का क्या मतलब होता है? स्टोइक का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो या तो हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, मतलब दुखी हो या खुशी हो, दोनों को ना वो इक्वली बिहेव करते हैं, मतलब उनको ना तो बहुत जल्दी परेशान होते और ना ही बहुत जल्दी खुश होते हैं। इनडिफरेंट है वो, उनको ज्यादा परेशानी नहीं है, खुशी तो ठीक, दुख तो भी ठीक है ना। वो प्रॉब्लम को एक आपके इक्वल माइंड से, इक्वानिमिटी, एक इक्वल माइंड से प्रॉब्लम को डील करते हैं, दैट इज स्टोइक। फॉरगिविंग मतलब ओके, इट्स ओके ना, गलती हो गई है, बच्चा ही तो है, जाने दीजिए, नो नो। लेकिन स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कैसे होते हैं, गलती हो कैसे गई, आज गलती करोगे यही कल भी करोगे, तुमसे गलती हो कैसे गई, तो वो पेरेंट्स होते हैं स्ट्रिक्ट। और लीनियंट पेरेंट होते हैं इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, बच्चा सीख लेगा, फॉर गिविंग है ना, कोई बात नहीं, वो इजी गोइंग होते हैं। ये वाले पेरेंट्स कैसे होते हैं, इजी गोइंग। लेकिन लेकिन ये वाले पेरेंट्स तो एकदम हाँ, मतलब आपको वो काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई आपको वहां पे रियायत नहीं मिलेगी। तो ये स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये लीनियंट हमारा स्ट्रिक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। स्टोइक एक इंपॉर्टेंट शब्द है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे पर्सन जो खुशी हो या दुख, उसको इक्वल माइंड से उसको डील करते हैं, ना ज्यादा खुश होते हैं ना ज्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द भी नहीं था, डिफिकल्ट शब्द नहीं था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए हुए हैं, चारों में से आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। स्पेलिंग, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की करेक्ट स्पेलिंग, सिटी, सिटी होता है ना, सिटी मतलब शहर, तो सिटी की स्पेलिंग क्या होती है, CITY। तो CITY यहाँ भी है और CITY यहाँ भी है, लेकिन स्कार्सिटी में ई नहीं आता है। ठीक है, स्कार्सिटी में ई नहीं आता है, स्कार और सिटी, स्कार और सिटी, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी होना। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ना, कमी होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रचुर मात्रा में है चीजें, अबंडेंट है चीजें, और इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टेज। स्कैरसिटी कमी है, शॉर्टफॉल है। ठीक है, और स्कैरसिटी स्पेलिंग याद रखना है, स्कार, AR, आर, ई नहीं आएगा, और फिर सिटी, CITY, सिटी। ठीक है, सिटी, स्कार्सिटी स्पेलिंग आई होप आपको लर्न हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लो, ध्यान से देख लीजिए, सिटी, स्कार सिटी,
लर्न कर लीजिए इस स्पेलिंग को। कल हमने एक शब्द किया था क्विंटेसेंस, आई होप आपकी उसकी स्पेलिंग याद हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर आपको फाइंड करना है इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री, तो फिर हमें बताना है नो इम्प्रूवमेंट, मतलब नो एरर पे मार्क करना है। ओके, एरर बताइए, ही वॉज वेरी काइंड एनफ टू इनवाइट मी। आप रीड करिए, अपना ऑप्शन बताइए। ही वॉज वेरी काइंड एनफ टू इनवाइट मी, क्या रीड कर लिया गया है? ही वॉज, ही मेरा सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिए वॉज आता है, यानी फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है तो फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया। ओके, टू इनवाइट मी, टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो इनवाइट ही लिखा हुआ, इनवाइटेड या कुछ और तो लिखा नहीं है, तो टू इनवाइट मी भी ठीक है। वेरी काइंड इनफ, वेरी काइंड इनफ गलत हो गया, या तो होना चाहिए ही इज काइंड इनफ टू इनवाइट मी, या होना चाहिए ही वॉज वेरी काइंड टू इनवाइट मी। वेरी काइंड इनफ नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात पूछूं, काइंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, हाँ अगर मैं बात करें कि इसमें एरर कहाँ है, तो एरर तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, या तो वेरी काइंड होना चाहिए या फिर काइंड इनफ होना चाहिए। वेरी काइंड इनफ एक साथ में नहीं आएगा। आप मुझे बताइए काइंड के कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? यस यस, काइंड के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक नाउन और दूसरा क्या होता है, किसी की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव। जब नाउन हुआ तो वो प्रकार की बात करता है ना, 5 प्रकार की हैं तो 5 काइंड्स। एडजेक्टिव तो मतलब वो दयालु की बात करेगा ना, तो काइंड हो गया, वेरी एडवर्ब है, या तो वो वेरी काइंड होगा क्योंकि काइंड एडजेक्टिव है, वेरी उसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है तो वेरी काइंड भी सही है, या फिर काइंड इनफ भी होगा, लेकिन वेरी काइंड इनफ एक साथ में नहीं होगा, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मैंने दी कि जो काइंड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि आपसे पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछते हैं, जैसे आपके CDS के एग्जाम में। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months. ओके, अब मैंने आपको बोला है जब आपको एरर निकालना हो तो पहले आप एक बार उसमें नॉर्मल रीडिंग दे दीजिए, फिर अपना सब्जेक्ट और वर्ब का आपका एक पेयर बनाइए। पुलिस, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स, अब आप बताइए ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? पुलिस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं वो क्या बता रही हैं, वो क्लेम करती हैं कि सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव बीन, ओके ओके ओके। नाउ सी देयर इज वन थिंग इन दिस सेंटेंस, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में आप मुझे बता सकते हैं कि इधर सेंटेंस कौन सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे पुलिस है, क्योंकि पुलिस भी सब्जेक्ट बन सकती है, कि कोई व्यक्ति है ना, पुलिस सब्जेक्ट बन सकती है, तो पुलिस सब्जेक्ट है कि या फिर यहाँ पे ये पुलिस रिपोर्ट सब्जेक्ट है? है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, पुलिस रिपोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। सॉरी देखो एक मिस्टेक हो गई ना यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक, अभी देखो एक मिनट। हाँ, रिपोर्ट्स है ना, मेन सब्जेक्ट आपका ये है, यहाँ पे ये इसको आपको क्वालिफाई कर रहा है, तो रिपोर्ट्स मेरा प्लूरल हुआ तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये हो गया प्लूरल वर्ब। क्लेम प्लूरल वर्ब हुई, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आती है, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस ये वाला पार्ट सही है। दैट, दैट यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। सब्सटेंशियल सीजर, सब्सटेंशियल ये मेरा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जब्त करना, तो ये नाउन है, जब्त।
सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छी मात्रा में। तो ये मेरा नाउन हो गया, नाउन हो गया तो ये मेरा इसका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। ये ऑफ है तो ये प्रेपोजिशन हो गया, तो कुकिंग जो है ये आपका एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आया है तो उसकी वर्ब डेफिनेटली आई होगी। अगर आपका यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसकी वर्ब कौन है, हैव। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब यहाँ पे हैव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हैज होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से आपके ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ये ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे डी नहीं लिखा हुआ है, बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ऑप्शन बी में एरर है। एरर समझ में आया, एरर आप कैसे निकालेंगे वो समझ में आया। देखिए रिपोर्ट्स, एक्चुअली में पुलिस भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, उसका प्लूरल वर्ब क्लेम हुआ। आगे देखा गया ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये ऑफ है तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये फिर अगर ये किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है। अगर हमारा सीजर जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो वहाँ पे हैज आना चाहिए ना कि हैव आना चाहिए, जिस वजह से आपके ऑप्शन नंबर बी में एरर है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फिट बैठी है सेंटेंस में। देखिए ये आपका प्रेपोजिशन है तो ये भी आपके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एरर भी हमने मार्क किया और बाकी चीज़ें भी इससे रिलेटेड हमने जानी है। आप अपनी कॉपी में जो जो आपको आज एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है साइमल्टेनियसली अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते चलेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब आई है हैड। अच्छा अब आप जानते हैं कि हैड हैड जो है ये हमारे पास्ट परफेक्ट में आती है, हेड पास्ट परफेक्ट में आती है, तो अगर पास्ट परफेक्ट में आएगी तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, और हेड अकेले भी मेन वर्ब का काम कर सकती है। तो यहाँ पे हेड अकेले मेन वर्ब है क्योंकि कहीं और मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रही है। तो चाहे फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर हेड है तो वो दोनों के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए हेड ही रहेगा। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इट्स क्या, इट्स क्या है आपका, इट्स का इट्स क्या है। जैसे एक सेंटेंस बोलिए कोई, इट्स कंट्री। जैसे हम बोलते हैं ना हिज कार, जैसे हम बोलते हैं हिज कार, तो इस वो सारा हट गया। जैसे हम बोलते हैं ना हिज कार, तो इसमें आप मुझे बताइए कार क्या है, नाउन, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है हिज, तो हिज हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव। वैसे ही इट्स कंट्री में ये नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, ये हुआ एडजेक्टिव, ये नाउन है। तो इट्स के बाद में क्या आता है, कोई ना कोई नाउन आता है, तो लेकिन शेयर्ड तो वर्ब हुआ, शेयर्ड तो वर्ब हुआ, हमें नाउन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे शेयर्ड नहीं आएगा, वहाँ पे शेयर आएगा, शेयर आएगा वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, क्योंकि इट्स के बाद में आने वाला शब्द क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इट्स के बाद में आने वाला शब्द नाउन होना चाहिए, और ये नाउन नहीं होके वर्ब दे रखा है, तो यहाँ पे शेयर नहीं होना चाहिए, ओनली शेयर होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी में गलती है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे हम देखें जरा। अच्छा फिल करना है, इसमें सिंपल सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि फिलर का क्वेश्चन है ये, ओके।
आप जरा पढ़िए, चलिए आपको मैं समय देती हूँ, आप लोग रीड कीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा। ही डैश हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विद हिज मडी शूज। तो ही डैश हिम एंग्रीली मतलब उसने उसको स्कोल्ड किया ना, गुस्से में उसने उसको स्कोल्ड किया, डांटा उसको गुस्से में। क्यों? क्योंकि उसने जो फ्लोर है उसको गंदा कर दिया। किससे गंदा कर दिया? अपने जो उसके जूतों में जो मिट्टी लगी हुई थी उससे उसने फ्लोर को गंदा कर दिया। अब यार देखो यहाँ पे ये जो स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्ड्स एंड स्कोल्डिंग, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट में। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर वर्ब है ये आपके वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो सकती है, और ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यानी सब जगह एक ही शब्द दे रखा है, फॉर्म्स डिफरेंट दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म पहचाननी है कि यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी। अब अगर आप सेंटेंस में जब आगे देखना है तो आगे देख लेते हैं जरा। ही मेड द फ्लोर डर्टी। मेड देखो यहाँ पे अकेली एक ही वर्ब दे रखी है और पास्ट में दे रखी है, तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हमें स्कोल्डेड दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है स्कोल्डेड यहाँ आएगा। बाकी और कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी। फॉर्म पहचानना आया कि फॉर्म ये वाली क्यों आ रही है, बाकी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मेड है, मेड मेरा आपका पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस ही रहेगा, तो पास्ट टेंस रहेगा तो स्कोल्डेड वहां रहेगा, और कोई फॉर्म वहां नहीं आ सकती है। तो हिज, शी स्कोल्डेड हिम, डाटा। क्यों डाटा? कैसे डाटा? एंग्रीली डाटा, गुस्से में डाटा। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि उसने जो फ्लोर को गंदा कर दिया था। कैसे गंदा कर दिया? जो उसके जूते में जो मिट्टी लगी हुई थी, जो मडी शूज थे, उससे उसने क्या कर दिया? फ्लोर को गंदा कर दिया, और जिसकी वजह से शी ने उसको गुस्से में डांटा। हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों चूज की है? क्योंकि हम मेड दिया हुआ है, ऑलरेडी वो पास्ट में है, तो यहाँ भी हम पास्ट टेंस को ही आगे बरकरार रखेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन है। आगे बढ़े। He walked along the road wondering, wondering मतलब सोचते हुए, what dash happened and where all the people had gone। मतलब he walked along the road मतलब वो रोड पे चल रहा है ये सोचते हुए कि क्या हुआ है और बाकी सारे लोग कहाँ चले गए। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप मुझे आंसर बताइए, ऑप्शंस अपने बताइए, कौन सा ऑप्शन है आपका? क्या कह रहे हैं मैम? हैज, हैव, इट? नो, नो, नो हैज, नो हैव, नो इट। व्हाई? बिकॉज this is the past tense, this is the past tense, so if the sentence starts with the past tense then it will continue in past only। very easy, had आएगा यहाँ पे। यहाँ भी देखो पास्ट ही दे रखा है, यहाँ भी पास्ट दे रखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब है ना, और यहाँ पे भी ये मेन वर्ब है ना, और यहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम किया हुआ है, कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब हमारा हैपेंड है, यहाँ पे वर्ब हैड आएगा और बाकी कोई और ऑप्शन नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत ईजी है। अभी देखो यार ये वर्ब एंड टेंस को लेके ही एरर आ रही है, तो आप अच्छे से पढ़ें इस चीज़ को, और बाकी डिटेल में तो क्लासेस चल ही रही हैं, हर चीज़ की डिटेल में क्लास चल रही, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जैसे भी आपको बेटर लगे अब वहाँ पे करो, लेकिन करो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वर्ब डैश लीस्ट ही शुड एस्केप। अब देखिए, लीस्ट का मतलब होता है, सॉरी लेस्ट है ये, लेस्ट, लेस्ट का ना मतलब होता है, लेस्ट का, लेस्ट को लेके ना दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं, और लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए कि, ऐसा ना हो जाए कि, तो ऐसा ना हो जाए कि, तो जो लेस्ट के साथ में जो भी आपकी एक अगर मोडाल्स कोई भी आएगी, लेस्ट के साथ में अगर कोई मोडाल आएगी तो वो शुड होनी चाहिए, अदरवाइज लेस्ट के साथ में कोई और मोडाल नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। और ऐसा ना हो जाए कि, ऑलरेडी ना हो जाए कि, उसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो फिर आप लेस्ट के बाद में, लेस्ट वाले क्लॉज में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिमिनल वॉज डैश लेस्ट ही शुड एस्केप,
मतलब वो भाग जाए उससे पहले ही, ऐसा ना हो जाए कि वो भाग जाए उससे पहले ही क्रिमिनल को क्या कर दिया गया, उससे पहले ही क्रिमिनल को बांध दिया जाएगा। हम किसी को बांध रहे हैं ऐसे इसीलिए ना कि किसी को आप बांध रहे हो क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भाग जाए, उसको भागने से रोकना है। आप मैं आपसे कहूंगी रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, तेज दौड़िए, ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रेन को मिस कर दें। ठीक है, तो तेज दौड़ने का पर्पस मैं बता रही हूँ कि आपका, नहीं तो ट्रेन को आप मिस कर देंगे। रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। तेज दौड़िए, ऐसा ना हो जाए कि आप ट्रेन को मिस कर दें। तो देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है कि हमने जो मतलब क्रिमिनल को बांध दिया गया, ऐसा ना हो जाए कि वो एस्केप हो जाए, वो एस्केप ना हो, इसीलिए हमने क्या किया, उसको बांध दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मैं आपको एक होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। देखिए एक होता है फेटर, अगर आपने नाउन चैप्टर पढ़ा है, नाउन चैप्टर में हम पढ़ते हैं फेटर, फेटर मतलब होता है जंजीर है, चेन। फेटर का मतलब होता है चेन, ठीक है, चेन। तो यहाँ पे ये ईडी लगा हुआ है, वर्ब का काम कर रहा है। द क्रिमिनल वॉज फैटर्ड, ये पैसिव वॉइस है हमारा। अच्छा मैंने चलो आपको ये बता दिया, यहाँ पे फैटर्ड आएगा, आपको मुझे बताना है ए सी और डी में जो ये शब्द दिए हुए हैं इन तीनों का मीनिंग क्या है। इन तीनों का मीनिंग मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। होमवर्क आपको करना पड़ेगा अगर आपको वाकई में चीजें अचीव करनी है तो। मुझे ए सी एंड डी का मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फैटर हमारा नाउन भी होता है और फैटर हमारा वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पे वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस में है। अब ये पैसिव वॉइस में है तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा वाला टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा वाला है आप मुझे ये बताएंगे। दो होमवर्क है आपको, इन तीनों शब्दों का मीनिंग बताना और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस है ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फैटर कर दिया उसको, जंजीर से बांध दिया, क्यों बांध दिया कि ऐसा ना हो जाए कि वो भाग जाए, तो अगर उसके भागने से पहले ही हमने उसको जंजीर से बांध दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, हाँ 10। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, ईडियम पूछ रहा है। कल भी हमने 3 ईडियम किए थे। टू ईट हम्बल पाए, हम्बल पाए मतलब अम्बल से याद रखना था। अगर आप ऐसा मीट खा रहे हैं जो कि लोअर क्लास पीपल खाते हैं और अगर किसी ने आपको पकड़ लिया वो खाते हुए और फिर आपको वो बात एडमिट करनी पड़ी, तो आपने क्या किया, हाँ आपने एडमिट किया कि ओके मैं खाता हूँ ये, आपको कैसा महसूस हुआ, ह्यूमिलिएटिंग महसूस हुआ। तो हम्बल पाए, टू ईट हम्बल पाए का मतलब होता है आपने वो चीज़ एक्सेप्ट किया है, आपने माना है कि हाँ आप या तो हार गए हैं या आपसे कोई गलत चीज़ हुई है। दैट वॉज द मीनिंग ऑफ टू ईट हम्बल पाए। एक ईडियम था वो, एक आज का हमारा ईडियम है ड्राइव होम। अब ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट जो मीनिंग दिया है, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना और होम मतलब घर, तो घर को चला रहे हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ईडियम्स के मीनिंग वो नहीं होते जो शब्द लिखा हुआ है, इसके लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं, डिफरेंट मीनिंग ही होता है। तो ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जब आप बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, ठीक है, जब आप बात को बहुत ज़्यादा ही समझाना चाहते हैं। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मैं उस पॉइंट पे आऊँगी तो मैं उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी ताकि आपको वो बात, मेरी उस बात की इम्पोर्टेंस आपको आप समझ सकें। तो ड्राइव होम का मतलब होता है अपनी बात पे बहुत ज़्यादा, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना, तो यही मीनिंग होता है ड्राइव होम। याद रखिएगा, ड्राइव होम का लिटरल मीनिंग नहीं है कुछ भी, ड्राइव होम का मतलब घर चला के ले जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ड्राइव होम आप उस बात को बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, उसको बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर बहुत आप स्ट्रेस डाल रहे हैं। दैट मीन्स टू एम्फेसाइज, डन ड्राइव होम। तो ड्राइव होम इज टू एम्फेसाइज, ये हमने हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, अरे ये तो हमारा क्वेश्चन कल भी आया था, ये तो हमारा सेंटेंस कल भी था।
क्वेश्चन था टू एंड इन स्मोक। अरे ये तो बहुत इजी है, धुएं में बात खत्म हो गई। अगर आपकी बात धुएं में खत्म हो गई है तो फिर आप बताइए क्या हुआ है। धुएं में कोई बात खत्म हो गई है। कल कुकर में हमने खाना बनाया था और खाना जल के राख हो गया और उसमें से धुआं धुआं निकल रहा है। अगर खाना जल के राख हो गया और धुआं धुआं निकल रहा है तो कुछ पॉजिटिव तो मेरे साथ में डेफिनेटली नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे खाना नहीं मिला है। रिस्क एवरीथिंग इन सिंगल वेंचर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे घर के चावल आटा सारा एक ही कुकर में डाल दिया और उसके बाद मेरे पास खाने को नहीं बचा है। जितना मैं खाना चाहती थी उतना ही था, तो मैंने रिस्क विस्क की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। डाई इन अ बर्निंग हाउस, नहीं भाई मेरे सच में ऐसा नहीं है कि स्मोक मेरे घर में से निकल रहा था और हम उसमें डाई, ना ना ना। इसका मतलब होता है अपना जो रिजल्ट है वो कैसा एंड हुआ है, बिना किसी रिजल्ट के। मतलब जो आपका काम है वो बिना किसी परिणाम के खत्म हो गया है। तो कल इसमें दिया हुआ था फेल कर जाना, और आज इसमें दे दिया है कि टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के ही वो काम का समापन हो गया, यानी कि फेल हो गए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको एक रिजल्ट तक नहीं मिलेगा तो हम फेलियर ही तो कहलाएंगे ना। तो जब हमें हमारा एक रिजल्ट तक हम नहीं पहुंचते हैं, सो वी एंड इन अ स्मोक, वी एंड इन स्मोक। इफ वी डिडंट गेट एनी रिजल्ट, अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वी एंड इन स्मोक। दैट मीन्स टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के उस काम का एंड हो गया, दैट मीन्स वी एंड इन स्मोक। ठीक है, आई होप ये कल भी हमने पढ़ा था, ये आज भी हमारे सेंटेंस एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ओके, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। आपको अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताइए, नहीं पता है तो अभी हम जांचते हैं। देखिए इसमें से आपको एक स्पेलिंग दिखाई दे रही है कंप्लीट की। देखिए कंप्लीट की स्पेलिंग है ना, कंप्लीट की स्पेलिंग है कंप्लीट, ये ई है ई, कंप्लीट। तो कंप्लीट मतलब किसी को पूरा करना, किसी को संपूर्ण करना। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को पूर्ण करना। लेकिन जो आई है, जो कॉम्प्लीमेंट है, उसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना। दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज टू कंप्लीट समबडी और समथिंग। तो आपने क्या दिया है, प्रेज किया है, मतलब कोई आपने कमेंट पास किया है और वो कमेंट कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। जैसे कि जनरली ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट हैंडेड चीज़ें जो जो हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो काम थोड़ा क्लमजी तरीके से होता है ना, काम थोड़ा क्लमजी होता है, उतना बेटर वे में नहीं होता है। क्लमजी लोगों को मतलब सॉरी पहले लेफ्ट हैंडेड लोगों को ऐसे होता था कि बड़ा ईवल तरीके से देखा जाता था कि ये लोग ईवल हैं, बेकार है ना, मतलब एकदम कैलो हैं, क्लमजी हैं। अच्छा, तो अगर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बड़ा लेफ्ट हैंडेड है तो कैसा कॉम्प्लीमेंट है, क्लमजी कॉम्प्लीमेंट है, यानी अनक्लियर कॉम्प्लीमेंट है। माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, हल्का फुल्का नहीं है। होलसम प्रेज, पूरी तरीके से तारीफ तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लेफ्ट तरीके से तारीफ की गई है। और लेफ्ट हैंड को ना समथिंग नेगेटिव, जब लेफ्ट हैंड का मतलब दिखे ना तो समझना कि कुछ नेगेटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे होलसम कॉम्प्लीमेंट तो पॉजिटिव टर्म हो गई, तो ये नहीं होगा। रिव्यू का मतलब होता है गुस्सा करना, और यहाँ पे गुस्सा नहीं किया है, कॉम्प्लीमेंट ही दिया है। तो गुस्सा नहीं किया है, किसी को बोला ही कुछ है। और तो लेकिन ये गुस्से करने को लेके होता है ना, एडमोनिश, गुस्सा करना, चाइल्ड, वो सब है ये। तो ये आपका रिव्यूज भी नहीं है, तो ये हो गया एन एम्बिगुअस। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ। तो एम्बिगुअस का मतलब अब आपको पता होना चाहिए। एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब हुआ अनक्लियर, तो एम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा ऐसा चीज जो अनक्लियर है, ऐसी चीज जो अनक्लियर है। और अनक्लियर चीज को हम क्या कहेंगे, अनक्लियर चीज को हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही है कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं।
अनक्लियर है वो चीज़, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट होते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मेरी एक्चुअली में तारीफ की है कि बुराई की है। जैसे कि खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कल से मत बनाना, मेरे दांत थोड़ा हिल गए हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना कि हमें समझ में ही ना आए कि भैया मेरी तारीफ हुई है कि मेरी बुराई हुई है, कि क्या बोला गया है। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि अनक्लियर कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट नो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं, दैट इज अनक्लियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। सो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। अनक्लियर कॉम्प्लीमेंट आई डोंट नो, बाकी में तारीफ की है कि आपने मेरे को क्या किया है, टॉन्ट दिया है, दैट इज अनक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा ये हो गया। अब क्या बताना है हमें, अब हम आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, राइट। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, आपको उन लोगों के बारे में बताना है जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, ऑप्शन बताइए अपना। आपको पता है ये सारे शब्दों का अपना एक मीनिंग है। अगर मैं आपसे बात करूं जेरेंटोलॉजिस्ट, देखिए एक मिनट, इसको ना ब्रेक करते हैं। लॉजी, लॉजी आप लोगों ने पढ़ा, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट, इसे यहीं पे फोकस करो। ये देखो लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब टू स्टडी। ये बार बार उधर कैसे जा रहा है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो यहाँ भी लॉजी है उसका भी सेम मीनिंग है, यहाँ भी लॉजी है उसका भी सेम मीनिंग है, और यहाँ भी लॉजी है उसका भी सेम मीनिंग है। ठीक है, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, तो यहाँ भी आईएसटी, यहाँ भी आईएसटी, यहाँ भी आईएसटी, मतलब पर्सन। और जैरो, जैरोन का मतलब होता है ओल्ड। अच्छा, तो इसका फिर जेरेंटोलॉजिस्ट आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। जेरेंटोलॉजिस्ट का मतलब हुआ वो लोग जो ओल्ड पीपल की चीज़ों को स्टडी करते हैं। ओल्ड पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें किस किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज आता है, मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, जितनी भी आपकी ओल्ड एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो उनकी स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। इस्ट मतलब पर्सन, लॉजी मतलब स्टडी, एंड जेरोन मीन्स ओल्ड। तो ऐसे पर्सन जो ओल्ड लोगों की स्टडी करते हैं उनको जेरेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आप ऐसे भी कह सकते थे एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी अबाउट ओल्ड पीपल, उनको कहेंगे जेरेंटोलॉजिस्ट। एक आ समझ में आया। अब हमारा देखो लॉजी मतलब स्टडी एंड इस्ट मतलब पर्सन। तो पैथो, पैथो का मतलब होता है बीमारी, डिसीज। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पर्सन जो स्टडी करते हैं, लेकिन किस चीज़ की, बीमारी की। अगर किसी इंसान की डेथ हुई है, या जैसे एक हो गया ऑटोप्सी या बायोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब हो जाएगा डेथ के बाद में जांच पड़ताल करते हैं ना, पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं। और बायोप्सी, बायो मीन्स लाइफ, कि जिंदा हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़, कोई अनवांटेड टिश्यू अब पैदा हो रहा है, जैसे ट्यूमर कोई अनवांटेड है, और हम उसको क्या करवा रहे हैं, उसको हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं,
तो हम ये कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको वो स्टडी करेंगे। पैथोलॉजिस्ट कौन हुए? बीमारी का कारण जानने वाले ना, कि जो प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है। तो पैथोलॉजिस्ट मीन्स वो इंसान जो अध्ययन करते हैं बीमारी का, कि क्या बीमारी है, उसको कहते हैं। जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स साइंस रिलेटेड टू डिसीज, एंड पैथोलॉजिस्ट एक्सपर्ट who scientifically study about disease by doing autopsy और biopsy। वो ऑटोप्सी और बायोप्सी के द्वारा पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको उन पर्सन को कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। अब दो शब्द आए, एंटोमोलॉजिस्ट एंड ऑरिन्थोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट को क्या हो गया? एंटोम, आप यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है आपको, एन, और देखो इंसेक्ट्स में भी एन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गए इंसेक्ट्स के लिए। तो ऑरिन्थो का क्या मतलब हुआ? ऑरिन्थो का मतलब हुआ बर्ड्स, पक्षी। तो एंटोमोलॉजिस्ट ऐसे पर्सन जो अध्ययन करते हैं किसका? इंसेक्ट्स का। सो एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, उनको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। और एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी बर्ड्स, अगर यहाँ पे बर्ड्स लगा देंगे तो हमारा आंसर बन जाता फिर ऑरिन्थोलॉजिस्ट। ठीक है, आपको मैंने एक हमने नहीं जाना, हमने 4 शब्दों को आज जाना है। जेरेंटोलॉजिस्ट, वो इंसान, वो एक्सपर्ट्स होते हैं किस में? ओल्ड एज प्रॉब्लम्स में जो अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो इंसान जो बीमारी का कारण, बीमारी क्या क्या है उसका कारण, जो डिसीज की स्टडी करते हैं, उनको पैथोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो एंटोमोलॉजिस्ट। और ऑरिन्थोलॉजिस्ट जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं ऑरिन्थोलॉजिस्ट। हमने 4 चीजें की और हमने यहाँ से रूट वर्ड के थ्रू इनको समझाया। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 1 सेकंड के लिए मैं साइड हो जाती हूँ। पॉज किया होगा, आपने लिख लिया होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, टू बी व्हाट ही इज नॉट। आप कैसा दिखावा कर रहे हो? जैसे आप नहीं हो, जैसे आप नहीं हो वैसा दिखावा करना, उसको क्या कहते हैं? देखिए पैसिमिस्ट, देखिए यहाँ पे भी IST लगा हुआ है, तो ये फिर से पर्सन की बात हो गई है। पैसिमिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो निराशावादी होते हैं, हर बात में दुख है उनकी लाइफ में। हाँ, कुछ अच्छा भी होगा उसमें भी वो दुख ढूंढ लेंगे। ऐसे पर्सन्स को कहते हैं पैसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट होते हैं ऐसे पर्सन जो प्रॉब्लम्स में भी अपनी होप ढूंढ लेते हैं, उनको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 शब्द हमारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफेलिएबल। यहाँ पे आपको फेल दिखाई दे रहा है, इसको फेलिएबल को फेल से समझ लो जरा। और यहाँ पे इन दिखाई दे रहा है, इनका मतलब हो गया विदाउट। तो इनफेलिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट फेल। इनफेलिएबल मतलब विदाउट फेल। अगर कोई चीज विदाउट फेल है मतलब वो हमेशा परफेक्ट होती है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होता, तो एरर फ्री है वो चीज, परफेक्ट है वो चीज। हाँ, जैसे हम जानते हैं कंसमेट, कंसमेट का मतलब क्या हुआ? वो चीज एकदम परफेक्ट है, राइट, विदाउट एनी एरर है, एरर फ्री है। ठीक है, इनफेलिएबल। ऑप्टिमिस्ट ऐसा इंसान जो, जिन्हें आशावादी कहते हैं। पैसिमिस्ट जो निराशावादी हैं। तो कौन बचा? हाइपोक्रेट, हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट वो होते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, है ना, प्रिटेंड्स करते हैं। दे प्रिटेंड टू बी गुड बट एक्चुअली दे आर नॉट, सो दैट इज हिपोक्रेट्स। सो दे प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स इज ऑलवेज अबाउट आप दिखावा कर रहे हो। पैसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। इनफेलिएबल ऐसी कोई चीज जो कभी फेल ही ना हो, विदाउट फेल यानी एरर फ्री है वो चीज, कंसम्मेट है, परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट है वो चीज, कोई एरर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जनरली कहते हैं कंप्यूटर्स आर इनफेलिएबल, हाँ, क्योंकि वो उनमें कोई एरर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर या स्टोरी या पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। हाथ से द्वारा लिखी गए कोई पेपर, आप जानते हो ना, मशीन से प्रिंट होता है, मशीन पे हम लिखते हैं, वो हो गया, अलग हो गया, और एक हाथ से लिखते हैं हम चीज को,
एक वो हो गया। तो यहाँ से कह रहा है पेपर, स्टोरी या पोयम जिसको हाथ से लिखा गया, जिसको हाथ से लिखा जाता है, उसको क्या कहेंगे। यहाँ भी रूट वर्ड है आपके हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो हस्तकला होती है ना, हस्तकला। और कला मतलब कोई क्राफ्ट वाला काम हो गया, जैसे कि बुनाई, कढ़ाई, उसमें हैंडीक्राफ्ट कहते हैं और उसी को हैंडी वर्क भी कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं रहने होने वाले। थीसिस का मतलब क्या होता है, जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको फिर कोई एक टॉपिक के ऊपर आप जब रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के ऊपर आपको एक लंबा सा प्रोजेक्ट लिखना होता है, ठीक है, तो उसको थीसिस कहते हैं। अब हमारा एक शब्द बचा मनुस्क्रिप्ट। अब मनुस्क्रिप्ट को जरा जान लेते हैं। मनु का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट। तो जब आप हाथ से लिखते हैं किसी चीज को, उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। सो मनुस्क्रिप्ट्स मीन्स the like a paper, a story or a poem which is written out by hand। तो जो हाथ से जो लिखी गई चीजें होती हैं, they are called manuscripts। तो manuscript समझ में आया। handiwork and handicraft is related to craft, related to the artisanry works। artisan से हो गए। thesis is all about your long जो आपको स्पीचेस एंड आपको जो एक लंबी अपना रिसर्च वर्क जो वहाँ पे आपको लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 16 से 20। 16 से 20 में हमें क्या बताना है, अंडरलाइन पार्ट में बताना है कि कोई एरर है या फिर नहीं है। ठीक है, देखा जाए। द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। तो जो इंटरव्यू था वो हॉलीवुड से क्या हुआ। अगर देखिए हम जब पढ़ रहे हैं तो हम लाइव आके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एक साथ में इंटरेक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि अरे मैम लाइव आ गई है, मैम लाइव आ गई है, मतलब मैम आपके साथ में अब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा ही तो है ना, इंटरनेट के द्वारा ही तो हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं इतना दूर होते होते। तो यहाँ पे केम अलाइव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली केम अलाइव का एक मतलब होता है, केम अलाइव का मतलब होता है ना पुनः जीवित हो जाना। अलाइव हो जाना मतलब दोबारा से जीवित हो जाना। जैसे कि एक बहुत सुस्त पड़ी हुई मार्केट है, कोई फेस्टिवल सीजन आया तो एकदम वो केम अलाइव, मतलब एकदम कम अलाइव भी हो जाएगा। अगर प्रेजेंट की बात करें, एकदम दोबारा से एनर्जेटिक, उसमें दोबारा ऊर्जा आ गई ना। तो कम अलाइव का मतलब होता है एनर्जेटिक, दोबारा से ऊर्जा आ जाना। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा या एनर्जेटिक की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो लाइव आने की बात हो रही है। तो कम लाइव, केम लाइव आएगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन। रेपुटेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आईओएन लगा हुआ है। आईओएन लगा हुआ तो ये नाउन है और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये यहाँ पे वर्ब है या एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो बैटर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है ना, एकदम तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, खत्म है, बर्बाद है। he could do, he was little, there was little he could, मतलब he could do मतलब बहुत कुछ, बहुत कम सा ही बचा है कि वो अपनी रेपुटेशन को, जो उसकी खराब रेपुटेशन हो गई है, उसको बचाने के लिए वो बहुत कुछ कम सा ही कुछ कर सकता है ना। तो अब वो जो ऑलरेडी चीज बर्बाद हो चुकी है उसको आप क्या बचाओगे। जो चीज ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, जिसमें कुछ बचाने लायक ही नहीं रहा है, उसमें आप कुछ नहीं बचा सकते। तो बैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से फिनिश्ड हो जाना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, अगर डिस्ट्रॉय होगा तो वो क्या बचाएगा, मतलब अभी भी उम्मीद है ना, उम्मीद है, उम्मीद है। जैसे कि अभी हमारे एग्जाम में टाइम है थोड़ा सा, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद है कि आप चीजों को कवर अप कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे मतलब बैटर्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटर्ड का मतलब है कंप्लीटली फिनिश्ड, बर्बाद हो चुकी है। तो बर्बाद कंप्लीटली हो गई तो वो क्या कैसे सेव करता है, लेकिन सेव करने के लिए कुछ बचा तो है अभी। डिस्ट्रॉय का मतलब भी बर्बाद हो गया और रैक का मतलब भी, तो ये दोनों तो नहीं आएगा। सैल्वेज का मतलब क्या होता है कि कम है, बस ना के बराबर है लेकिन फिर भी है, मतलब ना के बराबर है लेकिन फिर भी है। और कोई चीज अगर, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी घर में अगर बिल्डिंग में आग लग गई है, लेकिन फिर हम वहां जाके चेक करते हैं
कि क्या क्या चीज़ें बची हैं जिन्हें हम बाहर निकाल के ला के सेव करके रख सकते हैं ना। सो आप क्या कर रहे हो, जैसे रेस्क्यू टीम आती है, रेस्क्यू टीम क्या करती है कि कुछ प्रॉब्लम के बाद में, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस प्रॉब्लम के बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो सेव आप उन्हीं को करोगे जो बचा हुआ है वहाँ पे। तो जो बचा हुआ है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इज मच टू इम्पोर्टेंट वी मेड अ जोक ऑफ। इफ नहीं आएगा यहाँ पे इट आएगा, इफ नहीं आएगा यहाँ इट आएगा। ठीक है, यहाँ इफ नहीं आके यहाँ ये इफ नहीं है, ये इट है ये। So it is much too important, much too important we made a joke of। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ का जोक करना। तो देखो अब क्या होता है, एक आपका देखिए, एक आपका होता है टू मच, एक आता है टू मैनी, और फिर आपका आता है मच टू। चलिए ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा के कहीं और ही लिख लेते हैं। क्या था, मच टू। अब देखिए, जो ये मच है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, तो मच के बाद में यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। मैनी है तो इसके बाद में एक काउंटेबल नाउन आना चाहिए। और जो टू है, टू आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब विशेषता बताएगा या तो एडजेक्टिव की या वर्ब की या अपने आप की, तो यहाँ एक एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टू, मच टू, मच टू, टू हमारा एक एडवर्ब है, और इम्पोर्टेंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, तो यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ नो इम्प्रूवमेंट में हमारा ये आंसर जाएगा। इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट वी मेड अ जोक, तो ये इसका आंसर बनेगा। इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट में कोई गलती नहीं है। टू मैनी आप लगाओगे अनकाउंटेबल के साथ में, टू मैनी इंफॉर्मेशन, सॉरी टू मच इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन इज योर अनकाउंटेबल नाउन। टू मैनी बॉयज बोलेंगे आप, या मच टू इम्पोर्टेंट बोलेंगे आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पे एडवर्ब बता रहा है, लेकिन नाउन या नाउन की विशेषता हमारे मच एडजेक्टिव बताता है, मच एंड मैनी यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसीलिए यहाँ पे हम अगर मच के बाद में आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन, मैनी के बाद में है तो काउंटेबल नाउन, और टू आ गया है तो फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी। अब यहाँ पे आपको दो शब्दों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए। एक शब्द है हमारा, देखिए मेरी कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये ऑप्शन है और मैं बता के चले जाऊँ, मैं आपको पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो आपको ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो ये तो आपको डेफिनेटली करना ही है इन वीडियोस को। एक है फर्दर और एक है फार्दर और एक है फर्दर। ठीक है, ये दोनों ही हमारे कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की बात करें तो ये दोनों ही हमारी कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव के, सो दे आर द कंपैरेटिव डिग्री। ई आर लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो ये फार, फार का मतलब हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। फारदर, फार, फार दिखाई दे रहा है तो ये फार से बना है, फार। डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये फारदर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, फार का, डिस्टेंस का, दूरी का। और इसमें भी कुछ एडिशनल चीज की ही बात है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक्चुअली में सिर्फ जो फिजिकल डिस्टेंस है उसकी बात है, और फर्दर में कोई भी एडिशनल चीज, एनीथिंग एडिशनल की बात है। ओ नो, सारा कैसे हट गया यार।
एक वर्ड है फार्दर और एक है फर्दर। क्या है? तो फार हमारा डिस्टेंस को लेके होता है और ये फर हमारा कुछ भी एडिशनल बात, एनीथिंग एडिशनल, एनीथिंग एडिशनल, किसी भी एडिशनल बात को लेके है। तो अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात हो रही है? ही वांट्स फर्दर फार्दर हेल्प, डिस्टेंस तो बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंस की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, तो किसकी बात हो रही होगी? कुछ एडिशनल की बात हो रही होगी कि अगर उसे कुछ और हेल्प चाहिए तो उसको मेरे पास भेज दीजिए। अगर उसे कोई और एडिशनल हेल्प चाहिए तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। मैं कहती हूँ ना एनी फर्दर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है, कोई और एडिशनल क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है। एंड फार इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड फॉर इज रिलेटेड टू एनीथिंग एडिशनल, डिस्टेंस को छोड़ के। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और हेल्प अगर उसको मुझसे चाहिए तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर आएगा, ना कि फार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही जम्प्ड ऑन द लेक। जब आप किसी, जैसे अगर आप लेक में जंप कर रहे हैं, यानी कि आपका क्या हो रहा है? स्टेट बदल रहा है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सॉलिड में मतलब लैंड पे हैं और लैंड से आप पानी में जा रहे हैं, आपका स्टेट बदल रहा है। और जब आपका स्टेट बदलता है तो वहां पे प्रेपोजिशन आता है इनटू, वहां पे प्रेपोजिशन आता है इनटू। सो ही जम्प इनटू द लेक होना चाहिए, यहाँ पे ऑन द लेक नहीं। तो ही जम्प इनटू द लेक या इन द लेक। अगर वो ऑलरेडी लेक में एक स्विमिंग कर रहा है, यानी कि स्विमिंग पूल में वो ऑलरेडी है, उस चीज के अंदर वो ऑलरेडी है, उसका स्टेट नहीं बदला है। सो ही इज स्विमिंग इन द लेक बट ही जम्प्ड इनटू द लेक। अगर वो एक लैंड से अगर वो वाटर में आया है, उसका स्टेट बदला तो इनटू हो गया, और ऑलरेडी उस एरिया के अंदर था तो वो इन हो जाएगा। तो बट उसका लेक में वो जंप किया है तो इसलिए यहाँ पे इनटू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या दे रखा है? पैसेज दे रखा है। पैसेज का एक ही काम करना है, पहले रीडिंग करेंगे और फिर पैसेज को, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देखेंगे, रीड करेंगे और फिर पैसेज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया है आपको कि जो ये आपकी एक लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखना, कौन सी लैंग्वेज के बारे में हो रही है? मैंड्रिन लैंग्वेज, चाइनीज। सो ये एक भाषा के बारे में बात हो रखी है यहाँ पे। ये जो एक भाषा है ये स्पोकन बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऐसा करो अपनी कॉपी में सिर्फ इतना लिख लो, मैंड्रिन। लिख लिया? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। अच्छा, ये तो उसी का ऑप्शन है। ओहो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है, पैसेज में दिया है कि नहीं दिया है, वो बात की बात है। अभी लिख लीजिए बस फॉरेन लैंग्वेज, लिख लिया सेकंड ऑप्शन। सेकंड थर्ड, डैश आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज, जो रीजनल वेरिएशंस आती हैं लैंग्वेज की। जैसे हमारे इंडिया में आप देखिए कितनी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस है, हर जगह अपनी कोई एक अपनी ही भाषा बोली जाती है। उसको क्या कहते हैं? वैसे तो ये एक वोकैब का भी पार्ट हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, पर देखते हैं ऑप्शन दिया कुछ समझाया हुआ है पैसेज में कि नहीं। English also includes French words that's the normal conquest. English also include French words. English के अंदर भी फ्रेंच वर्ड्स आते हैं। कब? नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट के बाद में। आफ्टर, प्रायर, बिफोर या ड्यूरिंग, देखेंगे क्या है। ये तो पूरा पैसिव बेस्ड क्वेश्चन है। एंड डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज, जर्मनिक लैंग्वेज भी इनमें से कोई एक, ब्रिटेन, एंग्लो सेक्शंस, इंग्लिश एंड द रोमन एम्पायर, इन चारों लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज जो है वो जर्मन लैंग्वेज का एक पार्ट है। क्वेश्चन देख लिए हैं, आई होप आपने इनके शॉर्ट नोट्स में मार्क कर लिया होगा।
अब हम फटाफट से रीड करते हैं। आप लोग को टाइम है, आप लोग रीड करिए। कहाँ से रीड करना है? यहाँ से रीड करना है, अभी वहाँ तक। आई होप आपने रीड कर लिया है। अब साथ में रीड करते हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अदर सच एज मैंड्रिन एंड चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज है उसको कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, तो मिलियंस लोगों के द्वारा बोली जाती है। मैनी पीपल स्पीक टू और मोर लैंग्वेजेस। बहुत सारे लोग दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। दे मे यूज वन लैंग्वेज एट होम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड अनदर एट वर्क और स्कूल। मतलब डेफिनेटली हम एक अपनी मातृभाषा, एक रीजनल लैंग्वेज हो जाती है और एक हमारी एक, जैसे हिंदी अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश हम बात करूँ, तो एक तो हम वो बात करेंगे और एक अपने अपने एरिया की एक अपनी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी जिसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने घर परिवार में बात करते हैं, एक वो लैंग्वेज हो गई। तो मैक्सिमम पीपल दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक भाषा जिसे अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ में, और दूसरा जिसे अपने काम के प्लेस पे। फिर आगे क्या दिया हुआ है? रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज। जो रीजनल वेरिएशंस होती है, और ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो रीजनल वेरिएशंस होती है लैंग्वेज की, उसको डायलेक्ट्स कहते हैं। आप हमको हमारा आंसर मिल चुका है, डायलेक्ट्स हमारा एक क्वेश्चन आंसर है। एंग्लो सेक्शंस वो कॉन्क्वर्ड Britain at the end of the Roman Empire spoke a Germanic language which later became English। यानी जर्मनिक लैंग्वेज बाद में इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। अदर जर्मनिक लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? डैनिश, डच, जर्मन एंड स्वेडिश। ओके, तो यानी जर्मनिक लैंग्वेज बाद में इंग्लिश बनी है, यानी ठीक है। और इसमें ये भाषाएं भी, डैनिश, डच, जर्मन एंड डच, ये भी कुछ स्वीडिश, ये भी अदर जर्मनिक लैंग्वेजेस में इंक्लूड होती हैं। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स। इंग्लिश के अंदर फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स भी होते हैं। After it was ruled by French-speaking kings following the Norman conquest। कब फ्रेंच ड्राइव वर्ड्स इंग्लिश में कब आए? आफ्टर, मतलब कि जो फ्रेंच स्पीकिंग, जो फ्रेंच बोलने वाले राजा थे, जब उन्होंने उस एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उसको जीत लिया, उसके बाद में उन्होंने इंग्लिश में फ्रेंच शब्दों को भी ऐड कर दिया। उसके बाद में हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया आफ्टर। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, जो मैंड्रिन चाइनीज है वो कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? कम, लिटिल, फ्यू, मैनी या बिग? मिलियंस के द्वारा बोली जाती है, यानी मैनी, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो देखिए, जब हमने क्वेश्चन अगर पहले पढ़ लिए होते हैं तो दोबारा हमें पैसेज पे नहीं जाना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एज। देखिए, ऐसी कोई बात इन्होंने बताई ही नहीं है कि ऐसा पर्सन जो फॉरेन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो फिर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो चुका है, आपकी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे अगेन आपको वोकैब आनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, स्कॉलर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा विद्वान, जिन्हें जो विद्वान होते हैं उनको स्कॉलर्स होते हैं। वेंट्रिलोक्विस्ट, अगर आपको याद होगा। अच्छा, इस्ट का मतलब तो पर्सन ही होता है, इस्ट का मतलब पर्सन होता है और लोक्वा का मतलब होता है टू स्पीक, मतलब बोलना। ठीक है, और लोक्वा का मतलब होता है टू स्पीक। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अभी कुछ थोड़ा सा एरर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वेंट्री, वेंट का मतलब होता है हमारी जो ये वैली है ना, पेट, टमी। यानी कि जैसे आप देखते हो जब पपेट शोज वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पपेट को कंट्रोल कर रहा है उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही है और जो पपेट है वो बोल रहा है, हमें लगता है कि एक्चुअली में इसके मुंह से आवाज आ रही है। वो तो सर जस्ट उसके, ये जो मालिक है ना, जो पपेट को कंट्रोल किया हुआ, आवाज भी उसकी और कंट्रोल उसे कर रहा है, तो वो अपने बिना होठ हिलाए आवाज निकाल रहा है। बिना होठ हिलाए जब पेट से आवाज निकालते हैं, बिना होठ हिलाए जब पेट से आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट।
ऐसे पर्सन जो पेट से आवाज निकालते हैं, ऐसे पर्सन जो पेट से बोलते हैं, तो उनकी आवाज होठ से यानी गले से यहाँ से नहीं निकल रही होती है, होठ बिना हिलाए जो आवाज आ रही है ना, जो पपेट शोज होते हैं उसमें यही होता है। तो वेंट्रिलोक्विस्ट मतलब ऐसे पर्सन जो बेली से स्पीक करते हैं, जो पेट से स्पीक करते हैं, उन्हें वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। स्कॉलर मतलब कि विद्वान, और वर्चुओसो मतलब एक्सपर्ट हो गया आपका। कौन होते हैं ऐसे पर्सन? आज क्या हो रहा है? एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, अपने फील्ड में स्किल्ड होते हैं। और कैसे होते हैं ये लोग? प्रोफिशिएंट होते हैं, सीजन्ड होते हैं, डेक्स्ट्रस होते हैं। अब एक शब्द बचा लिंगुआ, लिंग्विस्ट, IST मतलब पर्सन एंड लिंगुआ मतलब लैंग्वेज। तो ऐसे पर्सन जो लैंग्वेजेस का अध्ययन करते हैं, ऐसे पर्सन जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं लिंग्विस्टिक। सो अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस, उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट हमारा यहाँ का सही ऑप्शन है, बाकी चारों मैंने आपको मीनिंग बता दिया। एक्सपर्ट। 23rd क्वेश्चन है, डैश आर द रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज। पढ़ा था रीजनल वेरिएशंस जो आती हैं भाषा की, एक ही सिटी, एक ही इवन एक स्टेट के अंदर भी, हमारे यूपी के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस जो हो जाती हैं, वेरिएशन जो आते हैं रीजनल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशली मेंशन था, वहाँ पे लिखा हुआ था डायलेक्ट्स। तो हमारा आंसर बनेगा डायलेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश को इंक्लूड किया गया। इंग्लिश में इंक्लूड हो गए कौन? फ्रेंच वर्ड्स। कब? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में, आफ्टर। तो वहां पे क्लियरली मेंशन था आफ्टर, हमारा आंसर आफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज। तो जर्मनिक लैंग्वेज का कौन पार्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश इज द पार्ट ऑफ अ जर्मनिक लैंग्वेज। इसीलिए आरसी सॉल्व करने का एक ही रूल है, और वो रूल ये कहता है कि पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए, फिर पैसेज पे आइए, ठीक है। आपको अपने आप आपके आंसर्स मिलने लग जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं। आप लोग सारे के सारे मुझे ईच एंड एवरी, मुझे हर एक बच्चे का मुझे कमेंट सेक्शन में आज का होमवर्क कंप्लीट चाहिए। अपने मार्क्स मुझे लिख के भेजेंगे आप। आज आपको कौन कौन से शब्द नए मिले वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मुझे पता तो चलना चाहिए कि बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं कि जस्ट हम लोग बस ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। आपका सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए, हाँ, अगर इसका आपको वो चाहिए, PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, डन। तो आप वहाँ से अपना PDF ले सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टाटा, बाय बाय।